नमस्कार, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। खबर उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे को लेकर। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा है और इस दौरे को लेकर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी राहुल गांधी की इस रैली को सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं और इसके लिए तैयारियां भी कर रहे हैं। आपको हम बता दें कि 16 मार्च को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का देहरादून दौरा है और दौरे को सफल बनाने के लिए कांग्रेस हर मुमकिन प्रयास कर रही है। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि देश की जनता का रुझान कांग्रेस की ओर है। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का यह दौरा ऐतिहासिक दौरा होने वाला है और इसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरे जी जान के साथ जुटी हुई है ताकि राहुल गांधी की इस रैली को ऐतिहासिक बनाया जा सके और उत्तराखंड में राहुल गांधी जो शंखनाद कर रहे हैं उसका फायदा कांग्रेस को आने वाले इन लोकसभा के चुनाव में मिल सके। बहुत सारे लोग कांग्रेस में तो इस समय पूरे देश के अंदर एक लोगों का झुकाव, लोगों का आकर्षण कांग्रेस के प्रति बड़ा है। बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस में आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको राहुल गांधी पसंद है। बहुत ज़्यादा देश के अंदर करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो राहुल गांधी जी की साफ गोई, जो वो बहुत स्पष्ट रूप से बातें कहते हैं, वो पसंद है। घुमाते हैं नहीं है, फिराते नहीं है, जुमले नहीं बोलते, लोगों को झूठे आश्वासन नहीं देते, लोगों को उनकी सच्चाई पसंद है। इसलिए बहुत सारे लोग हैं, उत्तराखंड में भी ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में आना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट चुकी है। बीजेपी ने भी लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है, तैयारियों को तेज कर दिया है। आने वाले लोकसभाओं को लोकसभा चुनाव में किस तरह से लड़ा जाए, किस तरह से जीता जाए, इस बात के लिए बीजेपी ने रोड मैप भी तैयार कर लिया है। उत्तराखंड में 5 संसदीय क्षेत्र हैं। इन 5 संसदीय सीटों पर सभी की नजरें हैं। इस वक्त 5 बीजेपी के पास है। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने रोड मैप तैयार कर लिया है। इसको लेकर बीजेपी की अहम बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी लोकसभा चुनाव प्रभारी थावरचंद गहलोत मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 1 महीने पहले भारत की मन की बात नाम से अभियान चलाया था, जिसमें कि प्रत्येक विधानसभा में पेटियां रखी गई थी और इसमें पर्चियों के माध्यम से आम जन ने बीजेपी का संकल्प पत्र तैयार करने के लिए अपनी अपनी राय दी और उसी के आधार पर बीजेपी अपना संकल्प पत्र भी तैयार करेगी। तो लोकसभा चुनाव में वोटरों को किस तरह से लुभाया जाए, किस तरह से रिझाया जाए, किस तरह से उन तक पहुंचा जाए, इस बात को लेकर बीजेपी ने संकल्प पत्र के लिए जनता से राय मांगी है और थावरचंद गहलोत का कहना है कि इस मुहिम का बीजेपी को जरूर फायदा मिलेगा। अनुभव किया, आप भी देख रहे हैं, अनेक सर्वे एजेंसियों ने भी इस बात का सर्वे करके ये जानकारी दी है कि नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण है और पिछले लोकसभा चुनाव में जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को प्राप्त हुई थी उससे कहीं अधिक, 350 से अधिक सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के रूप में नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो वहीं एक तरफ कांग्रेस की तैयारी है, दूसरी तरफ बीजेपी की तैयारी है, तो तीसरी तरफ प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए देहरादून जिला प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है और इस बात को लेकर महत्वपूर्ण बैठक भी हुई है। आपको बता दें कि प्रशासनिक तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने के लिए प्रशासन के द्वारा लगातार तैयारियां की जा रही है। देहरादून नगर निगम के टाउन हॉल में जिलाधिकारी देहरादून S.A. मुरुगेशन की अध्यक्षता में जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों के साथ चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई और सभी को विशेष दिशा निर्देश दिए गए ताकि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की कोई चूक देखने को न मिले। लोकसभा चुनाव की तिथियों के ऐलान के बाद से ही प्रशासन प्रत्येक स्तर पर तैयारियों को लेकर अलर्ट नजर आ रहा था। इसी परिप्रेक्ष्य में डीएम देहरादून ने चुनाव के लिए कई विभागों से बनाए गए सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेटों के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करने के लिए उन्हें दिशा निर्देश जारी किए गए। डिस्ट्रिक्ट देहरादून में लगभग 1794 पोलिंग बूथ से अभी परमिटेड है। उसको लगभग 214 हमने सेक्टर्स बना रखा है, जिसमें हर सेक्टर में लगभग 8 से 11-12 पोलिंग बूथ रहेगा एक सेक्टर में और ये सारे सेक्टर्स इट विल बी मैनेज्ड बाय द सेक्टर मजिस्ट्रेट्स।
उस पर उनका प्री पोल एक ड्यूटी है और पोस्ट पोल ड्यूरिंग द पोल कुछ ड्यूटी है और पोस्ट पोल के बाद एक ड्यूटी है। जो कितने भी हमारा पोलिंग पार्टीज प्रशिक्षण लेंगे, फिर उसके बाद मटेरियल वगैरह प्राप्त करके पोलिंग स्टेशन जाएंगे और पोलिंग करके वापस आएंगे। उस दौरान क्या क्या रोल इनका रहेगा, उस रोल के बारे में आज उनको समझाया जा रहा है। तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का क्या कुछ खास एजेंडा है, बीजेपी की क्या कुछ खास तैयारियां हैं, इस बात को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट से खास बातचीत की है हमारे स्टेट हेड वकील अहमद ने। लोकसभा के चुनाव का चुनावी बिगुल बच चुका है। उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अजय भट्ट जी, सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। अजय भट्ट जी, आपको नहीं लगता कि इतना शॉर्ट टाइम में ही सब कुछ मैनेज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। वो तो राजनीतिक पार्टी हैं, हम कोई आज थोड़ी कोई कार्यक्रम ले रहे हैं। हमारे साल दर साल कार्यक्रम चलते हैं, मंथली कार्यक्रम चलते हैं, वीकली कार्यक्रम चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो शांति काल के दौरान भी अपने अभ्यास वर्ग करती है। जिस तरह से सेना शांति काल के दौरान एक्सरसाइजेस करती रहती है, उसी तरह से हम लोग चलते हैं। इसलिए हमारी तो पूरी तैयारी है, और भी कम टाइम हो जाता हमको कोई दिक्कत नहीं है। जनता के कुछ सवालात अक्सर सत्ता पार्टी से होते हैं, क्या क्या लेकर जो है ना ज़मीनी स्तर पर आप लोग जाएंगे? जो सवाल करेंगे उनको उत्तर देंगे, बेहतर उत्तर देंगे। हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी उत्तर देने में सक्षम है। अच्छा, विपक्ष तो लेकिन काफ़ी कुछ जो है ना एक भ्रम की स्थिति बनाए हुए है। हमने तो कहा ही है, विपक्ष भ्रम फैलाने की मशीन रह गया है। अब हिट एंड रन की पॉलिसी करता है, एक चीज़ भी साबित नहीं कर पाए हैं आज तक जितने आरोप लगाए हैं। मोदी जी की प्रशंसा न करो, क्योंकि आपको तो एलर्जी है मोदी जी से, मत करिए, लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री होने के नाते एक साथ खड़े तो दिखो। विपक्ष ने वो भी छोड़ दिया है। आमतौर से देखा गया है कि चुनाव के वक्त हर पार्टी, चाहे भले ही वो विपक्ष की हो या सत्ता पक्ष की हो, घोषणा पत्र अपना बनाती है। कुछ घोषणा पत्र ऐसे भी होते हैं कि जिनको जनता लोग चुनाव के दौरान याद दिलाती है। तो जो पहला घोषणा पत्र था, क्या उसके अकॉर्डिंग सारे वादे पूरे हो गए हैं? हमारे तो सारे के सारे वायदे पूरे हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा हम देख रहे हैं, राम मंदिर हमारे उसमें है, सब जुडिस मामला है, न्यायालय में चल रहा है, अब मध्यस्थता चल रही है। हम लॉ बाइंडिंग लोग हैं, कोई चीज़ न्यायालय से इतर थोड़ी कर सकते हैं। और रोज़गारी में हमने काफ़ी रोज़गार के अवसर पैदा करे हैं। जो लोग ये फैलाना चाह रहे हैं बेरोज़गारों के लिए क्या किया, हम उनसे पूछते हैं उन्होंने क्या किया। आज युवाओं के सामने सबसे बड़ा एक कश्मकश वाला सवाल ये भी है कि सत्ता कहती है कि विपक्ष ने क्या किया, विपक्ष कहता है कि सत्ता पक्ष कुछ नहीं कर रही है। ऐसे में अपने पहाड़ का आदमी तो जो युवा है वो तो पिस रहा है। उसमें युवकों को खुद देखना पड़ेगा किसने क्या किया। आजकल नेट लगा हुआ है, सब जानते हैं, आगे बढ़े हैं, पढ़े लिखे युवक हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने क्या किया और अन्य लोगों ने क्या किया, कौन भ्रम फैला रहा है, कौन सही है, कौन गलत है। अच्छा, एक जो है ना सवाल मेरा ये है कि अभी हाल ही में कुछ दिग्गज भाजपा के नेताओं की भी कुछ सुगबुगाहट, कुछ सरगर्मियाँ विपक्ष काफ़ी ज़ोर शोर से उठा रहा है। अपनी राहुल गांधी जी की रैली में क्यूरियोसिटी बनी रहे, लोगों की भीड़ बढ़ पाए, इसलिए वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें फैला रहा है जानबूझ के। हमारा बूथ का कार्यकर्ता भी कांग्रेस में नहीं जाएगा और न जा रहा है, और वैसे भी कोई भी नेता नहीं जाएगा देश का, क्योंकि डूबता हुआ जहाज़ है। डूबते हुए जहाज़ में जिसके नाविक, जो उसका नाविक है, उस नाविक को अभी नाव को पार लगाना ही नहीं आ रहा, खुद आधा तक डूब गया है, तो औरों को क्या बचाएगा। इसलिए कोई जाने वाला नहीं है। चलिए, आखिरी सवाल, पाँच सीटें हैं, क्या उम्मीद आप करते हैं? 5+5 की 5 सीटों पर, जैसे 2014 में हुआ था, 2014 को उत्तराखंड दोहराएगा। चलिए, अजय भट्ट जी का साफ तौर से कहना है कि 5 सीटें हैं, 5 सीटें इस बार भी जैसे पिछली बार आई थी, इस बार भी उनके खाते में आने वाली हैं। कैमरा पर्सन नितिन के साथ मैं वकील अहमद, तहलका इंडिया न्यूज़, देहरादून। खबर देहरादून से है, जहां पर बीजेपी के ऊपर कांग्रेस किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रामकुमार वालिया ने सीधे स्पष्ट रूप से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि उन्होंने इस मामले में मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या को भी ज्ञापन देकर बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
उन्होंने बताया कि देश में आचार संहिता लगने के बाद भी बीजेपी सरकार ने रुड़की में किसानों के बैंक अकाउंट्स में 2-2 हजार रुपए डाले हैं, जो कि सरासर गलत है। भाजपा की प्रदेश और राष्ट्र की सरकार आचार संहिता का उल्लंघन करने का काम कर रही है। कल रुड़की के अंदर किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये आए हैं, जो सरकार के कहने पर अधिकारियों द्वारा डाले गए हैं, जिसकी मैसेज की क्लिप को लेकर आज मेरे नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधित्व मंडल प्रदेश की मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौजन्या जी से मिला है और उनको हमने एक ज्ञापन दिया है और उनसे मांग की है कि एक तो अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए जिन्होंने भी ये किया है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ये किसानों को सीधी सीधी एक रिश्वत है कि 2,000 रुपये आप लीजिए और भाजपा के पक्ष में वोट डालने का काम कीजिए। खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। खबर उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं बीजेपी विधायक दल की बैठक की। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी विधायक दल की भी एक बैठक हुई है। इस बैठक में विधायकों को जीत का मंत्र भी दिया गया। किस तरह से लोकसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति को मजबूत किया जाए, 5 संसदीय क्षेत्रों में सभी विधायकों की क्या कुछ भूमिका हो, इस पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। और लोकसभा तैयारियों को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये विधायक दल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ज्यादातर विधायक मौजूद रहे। वहीं बैठक का संचालन बीजेपी के लोकसभा चुनाव के प्रदेश प्रभारी थावर चंद गहलोत के साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। वित्त मंत्री प्रकाश पंत भी बैठक में मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि बैठक में चुनाव की रणनीति पर फोकस रहा कि हम कैसे विधायकों के साथ सामंजस्य बनाने के साथ साथ विधायकों को किस तरह से तैयारी में लगाई जाए, इसको लेकर चर्चा की गई। अब वेतन से जल्द पार्टी फंड में धनराशि भी जमा करवाने को कहा गया है। वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसकी शुरुआत करते हुए अपने वेतन से 1,11,000 रुपए का चेक पार्टी फंड में दिया है। माननीय विधायकगण अपने क्षेत्रों में जो केंद्र की योजनाएं और यहाँ की योजनाएं हैं, जिसके बारे में विपक्ष भ्रम फैला रहा है, तो इन दिनों वो संगठन को साथ लेकर विकास कार्यों की योजनाएं बूथ स्तर तक भी देंगे। नहीं, इसके बारे में तो विधायक सर्वज्ञ हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। एयर स्ट्राइक को हम चुनावी मुद्दा नहीं बना रहे हैं, ये तो देश की सुरक्षा का मुद्दा है। पर कांग्रेस की मुझे लगता है कि अब यही कहना चाहिए कि दुष्प्रचार की हद हो गई है, इसलिए वो मुद्दा स्वयं ही आ जाएगा। उसके बारे में सही तथ्य हमारा हर विधायक अपने क्षेत्र का नहीं, प्रदेश का भी विधायक है, प्रदेश का भी नेता है, तो इसलिए हमारे माननीय विधायकगण इसका बहुत अच्छी बखूबी जवाब दे देंगे और एक एक कार्यकर्ता इसका जवाब देगा जो कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है। खबर अब लक्सर से है। लक्सर में भी चुनावों को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने को लेकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। यहां पर भी तैयारियां तेज हैं, किस तरह से चुनावों को लेकर शांतिपूर्वक ढंग से इन चुनावों को संपन्न करवाया जाए। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। लक्सर एसडीएम सोहन सिंह ने कहा कि लक्सर क्षेत्र में इस बार कुल 207 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। सभी मतदान स्थलों पर बिजली, पानी सहित तमाम जरूरी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर लिया गया है। निर्वाचन ड्यूटी में लगे सभी कर्मचारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए पूरा महकमा मुस्तैद है। सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए हैं। पैरामिलिट्रीज हमें मिलने वाली है। संभवतः आज या कल तक हमें पैरामिलिट्रीज मिल जाएंगी। उनके रहने की व्यापक व्यवस्था हमने कर दी है और बूथों का भी चिन्हीकरण कर लिया गया है। प्रिवेंटिव किया जा रहा है, 107 वगैरह की जा रही है। एचएस की परेड भी कराई जा रही है और पूरा प्रयास रहेगा कि शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराए। शस्त्र जमा करने की क्या स्थिति सर? शस्त्र हम लोग 70% जमा करने के प्रयास कर रहे हैं और जो भी एग्जामिशन किसी को मिलेगा वो एसएससी सर या डीएम सर के लेवल पे ही मिलेगा। यहाँ हमारे सब डिवीजन में टोटल जो है 207 पोलिंग स्टेशन है और उनमें जितनी मिनिमम फैसिलिटी की आवश्यकता होती है हमने वो सारे जो है बूथ उनका निरीक्षण करवा लिया है और जितनी फैसिलिटी उनको होती है वो भी हमने तैयारी कर ली है और हम सब लोग जो है इलेक्शन के लिए पीछे तैयार हैं। तो वहीं लक्सर में गन्ने से लदे ओवरलोड ट्रक लोगों के लिए अब परेशानियों का सबब बनते जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि जिसके कारण भारी भरकम जाम क्षेत्रवासियों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है।
शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर काफी इसका असर भी देखने को मिल रहा है और जाम के कारण अभी तक कई हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक इस समस्या का हल नहीं ढूंढ पाया है। ऐसी परिस्थिति में एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवा वाहन में ये भी वाहनों की इस जाम में फंसते भी नजर आए कई जगहों पर, जिससे मरीजों को भी समस्याओं से और परेशानियों से दो चार होना पड़ा। आए दिन शुगर मिल द्वारा पर डे 3-4 घंटे शुगर मिल बंद कर दिया जाता है, जिससे क्षेत्र से गन्ना लेकर आए किसान यहाँ पे जाम की स्थिति से गुजरना पड़ता है। उन्हें 4-4 घंटे जाम में फंसे रहते हैं। इन्हें आने जाने वाले राहगीरों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इससे पुलिस के भी जाम खुलवाने में पसीने छूट जाते हैं, लेकिन शुगर मिल अपनी तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है जिससे जाम से निजात मिल सके। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर उत्तरकाशी के डीएम ने मानवता की एक मिसाल पेश की है। हम आपको बता दें, उत्तरकाशी के डीएम ने 18 वर्षीय राजमंडी के इलाज का बेड़ा उठाया है। आपको बता दें कि राजमंडी लंबे समय से बीमार चल रही थी, लेकिन पैसे न होने के कारण उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। आपको बता दें कि राजमंडी पेट की गंभीर बीमारी से ग्रसित है। फिलहाल राजमंडी का देहरादून के हायर सेंटर में इलाज चल रहा है और डीएम आशीष चौहान ने यहां पर मानवता की मिसाल कायम की है और 18 वर्षीय राजमंडी के इलाज का बेड़ा उठाया है। ये जो 18 साल के काफी समय से बीमार है, बचपनी से माता का जो है साया बचपन में इनके सर से उठ गया था, जिस कारण घर में स्थिति दयनीय है। अब गांव वाले कई बार जो है गांव के माध्यम से या अपने सहयोग से जितना भी हो सका उसका जो इलाज करवाया गया, लेकिन जो है सही न होने के कारण जब डीएम साहब ने जो है गांव में दौरा किया था उस समय संज्ञान में मामला लाया गया, तो उनके द्वारा जो है इनको जो है यहाँ पे भर्ती किया गया है। उत्तरकाशी में यहाँ से इनकी रिपोर्ट बनेगी, इसके बाद इन्हें जो है हायर सेंटर रेफर किया जाएगा। तो जब छोटी थी तो इनकी माँ एक्सपायर हो गई थी 2 वर्ष की उम्र में, तो जो इनके पिताजी थे वो अभी यंग ही थे उस दौरान, तो इन्होंने उनकी इसकी देख रेख न करते हुए उन्होंने गांव से एक अन्य औरत से शादी कर ली। फिर उसके बाद जब इस औरत बड़ी हुई, उसके बाल बच्चे हुए, तो इन्होंने इसको छोड़ दिया गांव में। और ये फिर जब गांव में लावारिस घूमने लगी तो गांव वालों ने इसके लिए व्यवस्था करके इसके मामा के यहाँ रखी। और जब ये बीमारी होते हुए गई तो गाँव इनके मामा के पास इतने पैसे नहीं थे कि जिससे इसका इलाज करवा सके, और उनके लिए भी संकट था, अपनी उनकी रोजी रोटी भी नहीं चल पाती थी। और जब डीएम सर जब जनसुनाई में और ओसला गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा जब गांव में इस प्रकार की बीमारी, इनका कोई इलाज नहीं है, कोई देने वाली नहीं है, तो उन्होंने इस राजमणि को उत्तरकाशी के लिए रेफर किया। खबर देहरादून से है, जहां पर एंटी रेबीज वैक्सीन न होने के चलते दून अस्पताल में भारी अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। आपको हम बता दें कि एंटी रेबीज वैक्सीन खत्म होने के कारण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। शहर में आवारा कुत्तों की संख्या के साथ साथ कुत्तों के काटे जाने की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन प्रदेश के सबसे बड़े चिकित्सालय में शुमार दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन ही नहीं है। अस्पताल में वैक्सीनेशन रूम के बाहर इसकी सूचना भी चस्पा कर दी गई। ऐसे में मरीज या तो बिना टीका लगाए लौट रहे हैं या फिर बाहर से महंगे दाम पर इंजेक्शन खरीद कर लगवा रहे हैं। अस्पताल प्रशासन ये दावा कर रहा है कि वैक्सीन जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी। हमने कुत्ते काटने के इंजेक्शन मंगाए भी थे, लेकिन कुछ डिस्क्रिपेंसीज ऐसी हैं कि जो एक कंपनी बना रही है, नेगोशिएशन की तैयारी चल रही है। जो पहले 177 रुपये में दे रही थी, आपको 340 रुपये मांग रही है। हम बिना सरकार के नियम के विरुद्ध जा नहीं सकता हूँ मैं। हमने लिखा हुआ है और सरकार परमिशन देगी तो हम वो भी कर देंगे। तो इसलिए कुत्ते काटे के इंजेक्शन के लिए फिर भी अभी भी मैंने कोशिश की है कि कुछ इंजेक्शन पुराने डेट पर आ जाएं। मैं यहाँ 3 हफ्ते से आ रहा हूँ। यहाँ पे मेरी बेटी के 5 इंजेक्शन लगने हैं। एक एंटीबायोटिक लगना था, ये अपना और एंटी रेबीज लगना था, जिसमें से 3 मैंने बाहर से खरीदे हैं और एक फिर अभी बोल रहे हैं कि अभी तो सप्लाई आई नहीं है और फिर अब नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे वही प्रॉब्लम आएगी। वो बोलते हैं स्टोर कीपर के पास जाओ, फिर वो बोलते हैं टामता साहब के पास जाओ। वो अपनी परेशानी खुद बताने लग जाते हैं कि मैंने प्रशासन को लिख के दे दिया है। प्रशासन को लिख के दे दिया, उससे आम पब्लिक का क्या मतलब है? आपको अवेलेबल करानी चाहिए यहाँ पे। बोलते हैं आप हमारी समस्या नहीं समझते। अब हमारी समस्या कौन समझेगा? हम तो खरीद लेंगे चलो इंजेक्शन, आम आदमी कहाँ जाएगा खरीदने के लिए, बताओ। तो खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज। नमस्कार।